मैं हूँ डिम्पल। आज हम सुनेंगे एक पुरानी रूढ़ि चुस्त परंपराओं में उभरती एक आधुनिक प्रेम कहानी। ये कहानी है प्रथा और अथर्व की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसे अभी तक शहर की हवा नहीं लगी थी। पुरानी रूढ़ि चुस्त परंपराओं से आज भी वहाँ का व्यवहार चलता था। वहाँ के मुखी कमल सिंह के बड़े बेटे रोनित, जिसे सब रोनी बुलाते थे, उसकी शादी गांव के ही एक किसान सज्जन सिंह की 18 साल की बेटी प्रथा से होने वाली थी। रोनित पूरा गांव का लड़का था। उसने बचपन में जो देखा था, लड़कियों की पुरुष के बिना कोई औकात नहीं है और औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए होती है, वगैरह वगैरह। उसने जब गांव में प्रथा को पहली बार देखा, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, झील सी आंखें, लंबे काले बाल, जिसकी वो हमेशा से चोटी बनाए रखती थी। पिंक और नीले रंग के पटियाला सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी उसे वो पसंद आ गई थी और उसने ठान लिया कि वो उससे शादी करके रहेगा। सज्जन सिंह के परिवार में उनके और प्रथा के अलावा कोई नहीं था। माँ 10 साल पहले ही गुजर चुकी थी। वो बिना माँ के पली बढ़ी थी। इतनी मासूम और सौम्य थी कि सज्जन सिंह जी को हमेशा यही चिंता रहती कि उनके बाद प्रथा का क्या होगा। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला था। यहाँ तक कि गांव में कोई भी लड़की 10वीं कक्षा के बाद पढ़ी नहीं थी। लेकिन प्रथा को आगे पढ़ना था, इसलिए प्रथा को कॉलेज की पढ़ाई करवा रहे थे। वो रोज बस से दिल्ली आया जाया करती थी। कमल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी विमला, रोनित जो कि 25 साल का था, और उनका एक छोटा बेटा अथर्व था, जो अभी 22 साल का था। वो दिल्ली में रहता था और वहाँ उसने अच्छा खासा बिजनेस जमा रखा था। वो आज के ज़माने का आधुनिक विचारों वाला लड़का था। उसे अपने परिवार की पुरानी सोच और रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो उनसे दूर रहता था। लेकिन आज वो अपने भाई की शादी के लिए आ रहा था। शादी की तैयारियां हो चुकी थी। प्रथा अपनी मर्जी के बिना ये शादी कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनके पापा को वो लोग मार देते और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती। कुछ ही देर में प्रथा को मंडप में लाया गया। रोनित तो बस उसे पाना चाहता था, जो हो रहा था। प्रथा घूंघट में थी। पता नहीं कितना ही रो चुकी थी वो। आज अपने हाथों ही जिंदगी को आग लगा दी मैंने। इस हवन कुंड की अग्नि में खुशियों को झोंक दिया मैंने। अब वही होगा जो किस्मत में होगा। भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया मैंने। शादी की रस्में होती चली गई और प्रथा बन गई रोनित सिंह की पत्नी। विदाई के बाद प्रथा को घर लाया गया। बाकी की रस्मों के बाद उसे रोनित के कमरे में लाया गया। कमरे में आकर उसने अपना घूंघट ऊपर किया। लाल जोड़ा, हार से भरा गला, मांग टीका, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। वो पूरी सुहागन लग रही थी, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा, लाल आंखें और रोने की वजह से लाल हुई नाक बता रही थी कि वो खुश नहीं थी। अपनी जिंदगी से समझौता कर वो चली तो आई थी, लेकिन आने वाला समय क्या रंग दिखाने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद रोनित आया। प्रथा बेड पर बैठी हुई थी। उसके आने से वो डरकर खड़ी हो गई। वो उसकी ओर ही आ रहा था। उसकी नज़र प्रथा अपने पर महसूस कर पा रही थी और उसके दिल में एक तलब उठ रही थी। वो उसके पास आया और उसकी बाजुओं से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। डर के मारे प्रथा कांपने लगी। वो उसके चेहरे के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। प्रथा ने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी। दूर दूर रही हमसे, वो कांपती हुई आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर रोनित को गुस्सा आ गया और उसने धक्का देकर प्रथा को बेड पर गिरा दिया। तू पत्नी है मेरी, तुझे पाने के लिए तो शादी की है और तू बोल रही है कि दूर रहूं तुझसे। इतना बोलकर वो उसकी ओर बढ़ गया। वो उसके ऊपर जा पाता इससे पहले ही प्रथा ने उठकर खड़ी हो गई। इस वजह से रोनित को और गुस्सा आ गया। उसने प्रथा को पकड़कर अपनी ओर खींचा
जिससे उसका दुपट्टा नीचे गिर गया और रोनी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। प्रथा नीचे गिरी और उसका सर फ्लोर से टकराया। उसे हल्की सी चोट आ गई। साली दो कौड़ी की, तेरी इतनी हिम्मत! उसके मारने से प्रथा बुरी तरह से कांपने लगी। अथर्व कमरे से बाहर जा रहा था। उसने कुछ आवाजें सुनी तो वो दरवाजे तक आ गया। दरवाजा आधा खुला था। शायद जल्दबाजी में रोनी ने खुला ही छोड़ दिया था। जब रोनी ने प्रथा को मारा, यह अथर्व देख चुका था। गुस्से से वो रोनी की ओर बढ़ गया। उसकी आंखें और चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। रोनी के पास आकर उसने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर मारा। अथर्व के इस तरह मारने से रोनी गुस्से से चीखा, अथर्व! अथर्व ने एक और थप्पड़ मार दिया उसे। भाई, शर्म नहीं आती आपको? अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्त! छी, मुझे तो बोलते हुए भी घिन आ रही है। अथर्व रोनी से बोला, वो मेरी पत्नी है। उसके साथ जो भी करूं मुझे हक है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? दोनों भाइयों की बचपन से ही नहीं बनती थी। अथर्व हर तरह से रोनी से बेहतर और लायक था और इसी वजह से वो अथर्व से चिढ़ता था। आपको कोई हक नहीं है किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने का, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों न हो। वो दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई और रोनी गुस्से में चला गया। अथर्व ने प्रथा की ओर देखा, जो डरी सहमी सी बैठी हुई थी। वो उसकी ओर बढ़ा, फ्लोर पर पड़े प्रथा के दुपट्टे को उठाया और उसके पास जाकर जमीन पर बैठा और प्रथा को दुपट्टा उठा दिया। पहली बार उसने प्रथा को देखा था। दुल्हन के लिबास में नजरें नीचे किए वो सहमी सी बैठी थी। चेहरे पर मासूमियत इतनी कि जो भी देखे बस खो जाए। आप ठीक है ना? प्रथा ने नजर उठाकर उसे देखा। आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो हुआ वो याद आते ही वो कांपने लगी। प्लीज, आप डरिए मत। वो इतना ही बोला था कि प्रथा उसके सीने से आ लगी। उसके हाथ अथर्व की पीठ पर कसे हुए थे। अथर्व के हाथ नीचे ही थे और दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। प्रथा उसकी बाहों में सिसक रही थी। कुछ देर बाद अथर्व ने उसे खुद से दूर किया और बेड पर बिठाया। पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रथा एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। अथर्व ने उसे लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अब आराम करिए, इतना बोलकर वो जाने लगा। लेकिन उसके कदम रुक गए क्योंकि प्रथा ने उसकी हथेली थाम रखी थी। उसने मुड़कर देखा तो प्रथा आस के साथ उसे देख रही थी। आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अथर्व मना नहीं कर पाया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। कुछ ही देर में प्रथा सो गई। अथर्व ने उसके सर पर लगी चोट पर ड्रेसिंग की और रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम में आकर वो चेंज करके बेड पर लेट गया। बहुत बेचैनी हो रही थी उसे। पता नहीं आने वाली सुबह कौन सा तूफान लाने वाली थी। अगली सुबह अथर्व की नींद कुछ आवाजों से खुली। नीचे से किसी के चीखने की, रोने की आवाजें आ रही थी। वो नीचे आया। सब सफेद कपड़ों में थे। बीच में रोनित की लाश पड़ी हुई थी। कल रात ही वो गुस्से से निकला तब उसकी गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी जान चली गई। औरतें प्रथा को ताने मार रही थी। कितनी मनहूस लड़की है। शादी के अगले दिन ही पति को खा गई और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी सब। प्रथा इन सब के बीच भूत बनी बैठी हुई थी। न जाने किस गलती की सजा मिल रही थी उसे। अब से ये लड़की पूरी जिंदगी अपने पति के परिवार की सेवा करेगी। कोई भी खुशी त्योहार मनाने का अब से इसे कोई हक नहीं है। एक दूसरी औरत बोली, ये सब क्या बोल रहे हैं आप सब? एक गुस्सेल और रौबदार आवाज आई। यह अथर्व था। वो नीचे आया और प्रथा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। तुम कहाँ ले जा रहे हो इसे? अब इसकी जिंदगी यही है। कमल सिंह उसके सामने आकर बोला, मैं आप सबको ऐसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। ये गलत है। इस सब में इसकी कोई गलती नहीं है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लगा। तभी कमल सिंह के इशारे से उसके आदमी आगे आ गए। सही कहो या गलत, यहाँ पर वही होता है जो हम कहते हैं।
अथर्व उनकी ओर मुड़कर बोला, तो आप भी गलत हैं। इतना बोलकर वो फिर से घर की चौखट तक आ गया। किस रिश्ते से तुम इसे अपने साथ ले जा रहे हो? ये सुनते ही अथर्व के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़ा। मंदिर से सिंदूर उठाकर उसने प्रथा की मांग पर दी। सब देखते ही रह गए। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अथर्व ऐसा कुछ कर देगा। अब तो रिश्ता भी है और हक भी। उसने अपने पीछे से गन निकाली और प्रथा को लेकर चला गया। ना कोई कुछ बोल पाया और ना कोई कुछ कर पाया। दिल्ली आकर एक विला के सामने कार रुकी। बहुत बड़ा बंगला था। अथर्व प्रथा को लेकर गाड़ी से बाहर निकला और अंदर आया। प्रथा पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली थी। अथर्व ने उसे सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया। फिर वो उसके पैरों के पास जमीन पर बैठा और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था। मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन वो सब आपके साथ गलत कर रहे थे। मैं अपनी नज़रों के सामने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता था। अगर आप ये शादी को ना मानना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हर डिसीजन मुझे मंजूर है। प्रथा उसके सीने से लग गई। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अथर्व उसका सर सहलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और अथर्व उसके पास बैठते हुए बोला, जानता हूँ तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये नाता जिंदगी भर का बंधन बन सकता है। एक बार फिर प्रथा उसके सीने से आ लगी। समाप्त। डिम्पल आहिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।